जय हिंद। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के भाग 2 में आपका स्वागत है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की महान निबंध रचना है। इसका भाग 2 है ये। तो वे लिखते हैं कि जब चीफ हेरल्ड राजाज्ञा पद को अंग्रेजी में पढ़ चुका तो हेरल्ड लोगों ने फिर तुरही बजाई। मतलब जितना पत्र पिछले भाग में आप लोगों ने देखा ये कंप्लीट हुआ, तो फिर उन्होंने पत्र की समाप्ति के बाद एक तुरही वाद्य बजाया जो पुराने ज़माने का था। इसके पीछे फॉरेन सेक्रेटरी ने उर्दू में तर्जुमा पढ़ा। मतलब जब उन्होंने तुरही बजाई उसके बाद विदेश सचिव जिसको कहना चाहिए, उसने उस समय के विदेश सचिव ने इसका अर्थ पढ़ा, तर्जुमा यानी अर्थ पढ़ा। इसके समाप्त होते ही बादशाही झंडा खड़ा किया गया और तोपखाने से जो दरबार के मैदान में मौजूद था झंडा देखो पहले था, फिर उसको बाद में स्टैंड किया गया है। 101 तोपों की सलामी हुई। हम ये कहते हैं ना आपको फलाने तोपों की सलामी, तो इसमें 32-34 नहीं 101 तोपों की सलामी दी गई थी। 34 सलामी होने के बाद बंदूकों की बाढ़ें दगी और 101 सलामियाँ तोपों से हो चुकी। तब फिर बाढ़ छूटी और नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा। ये पूरा घटनाक्रम इतना अच्छे से लिख रहे हैं कि हमको लगता है हमारे सामने हो रहा है। इसके बाद श्रीयुत वायसराय, मतलब क्या लपेटा है, लेकिन कटाक्ष में श्रीयुत कह रहे हैं उसको। श्रीयुत वायसराय समाज को एड्रेस करने लगे के अभिप्राय से खड़े हुए, समाज को संबोधन करने के लिए खड़े हुए थे। श्रीयुत वायसराय के खड़े होते ही सामने के चबूतरे पर जितने बड़े बड़े राजा लोग और गवर्नर आदि अधिकारी थे खड़े हो गए। देख रहे हो, देश भर के राजा एक गवर्नर के सामने खड़े हुए हैं जो उस देश का राजा भी नहीं है। क्या चापलूसी की हद थी उस समय। खड़े हो गए, पर श्रीयुत ने बड़े आदर के साथ दोनों हाथों से हिंदुस्तानी रीति पर कई बार सलाम करके सबसे बैठ जाने का इशारा किया। शुरुआती दौर रहा होगा, या इतनी बड़ी सभा को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए उनके रंग में रंगना दिखाना पड़ा होगा। यह काम श्रीयुत का, जिससे हम लोगों की छाती दूनी हो गई। पायोनियर सरीखे अंग्रेजी के संपादकों ने बहुत बुरा लगा, जिनकी समझ में वायसराय का हिंदुस्तानी तरह पर सलाम करना बड़े हेठाई और लज्जा की बात थी। मतलब देख रहे हो, गवर्नर अपने मन से कर रहा है, लेकिन वहाँ के जो खुद को अपना पथ प्रदर्शक समझ रहे हैं, वैसे अंग्रेजी संपादक यानी मीडिया उस टाइम भी ऐसी थी, तो उसको भी बुरा लग गया कि ये हिंदुस्तानी तरीके से कैसे काम कर रहा है यहाँ पे। अब खैर, यह तो इन अंग्रेजी अखबार वालों की मामूली बातें हैं, तो इनको तो ये आम बात है उनके लिए। श्रीयुत वायसराय ने जो उत्तम एड्रेस पढ़ा उसका तर्जुमा हम नीचे लिखते हैं। एड्रेस पढ़ा हुआ होगा, ये पढ़ा लिख गया है ना। तो अब पढ़ते हैं। सन 1858 ईस्वी की नवंबर को श्रीमती महारानी की ओर से एक इश्तिहार हुआ था। 1858 ईस्वी, जब 1857 का युद्ध ख़त्म हो गया था और भारत वाले हार गए थे, तो उस समय एक इश्तिहार उस समय महारानी ने दिया था एक इश्तिहार, जिसमें हिंदुस्तान के रईसों और प्रजा को श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया था। उसने क्या कृपा की थी, भारत को फिर से ही जकड़ लिया था, जिसको उस दिन से आज तक वे लोग राज संबंधी बातों में बड़ा अनमोल प्रमाण मानते हैं। देख रहे हो, जकड़ लिया है फिर भी उसको बहुत अनमोल प्रमाण मान रहे, वो भी एक इश्तिहार यानी एक एडवर्टाइज टाइप का चीज़ है, बस उसको प्रमाण मान रहे हैं। क्या यार, वह प्रतिज्ञा एक ऐसी महारानी की ओर से हुई थी जिन्होंने आज तक अपनी बात को कभी नहीं तोड़ा, इसलिए हमें अपने मुंह से फिर उनका निश्चय करना व्यर्थ है। मतलब हमको कैसे पता कि उसने तोड़ा है या नहीं तोड़ा है, बोल दोगे हो जाएगा क्या?
क्या भी कुछ भी मतलब राजा महाराजा अपना डिग्निटी बनाने के लिए सब बोल देते कि हमने तो अपना वचन नहीं तोड़ा है, फिर बाद में वो सब करते हैं, है ना। तो 18 वर्ष की लगातार उन्नति ही उनको सत्य करती है। 18 साल, अरे भाई खुद के दम पर थोड़े किया जो 18 साल की उन्नति नहीं होगी। इतनी बड़ी सेना है, इतना भोले भालों को ठगने का तरीका है, तभी तो 18 साल तक उन्नति की है। और यह भारी समागम भी उनके पूरे उतरने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मतलब इतनी बड़ी सभा, हाँ चापलूसों की भीड़ है तो होगा ही, उसका प्रमाण हो जा रहा है। इस राज के रईस और प्रजा जो अपनी अपनी परंपरा की प्रतिष्ठा निर्विघ्न भोगते रहे और जिनकी उचित लाभों की उन्नति के यत्न में सदा रक्षा होती रही। मतलब देखो, राजा तो गुलाम होकर भी सुख से रह रहे हैं ना, अब जनता भले जो ही करते रहे, दुख भोगे, कर दे, टैक्स पटाए, कुछ भी करे, मरे, उनको क्या, वो तो सुख से हैं, ये सोच के उसके संरक्षण में रह रहे हैं, निर्विघ्न भोगते रहे, इसलिए तो उन्होंने लिखा है। उनके वास्ते सरकार की पिछली समय की उदारता और न्याय आगे के लिए पक्की जमानत हो गई। मतलब पहले कुछ कुछ उनको ठीक से रहने दिए थे, उन्होंने बगावत नहीं की, तो आगे माने अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ये जमानत ले रहे हैं। देखो, हम लोग इस समय श्रीमती महारानी के राजराजेश्वरी की पदवी लेने का समाचार प्रसिद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और यह महारानी के प्रतिनिधि होने की योग्यता से मुझे आवश्यक है कि श्रीमती के उस कृपायुक्त अभिप्राय को सब पर प्रकट करूं, जिसके कारण श्रीमती ने अपने परंपरा की पदवी और प्रशस्ति में एक पद और बढ़ाया। और क्या, अपना थोड़ा सा एरिया बढ़ा ली है और उसको थोड़ा डिग्निफाई कर रहा है। इतना ग्लोरीफाई नहीं करते किसी भी चीज़ को। हाँ खैर, चापलूसी करनी है तो करेंगे ये। पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं, जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है, देखो 7वें आसमान टाइप का ये कह रहा है, 7वें भाग से कम नहीं है, और जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं, भारत में 30 करोड़ आदमी उस समय थे, उनमें से इस बड़े और प्राचीन राज के समान श्रीमती किसी दूसरे देश पर कृपा दृष्टि नहीं रखती। मतलब ये वो वायसराय कह रहा है कि भारत पर ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखती है, किसी दूसरे देश को अच्छे से ध्यान देती ही नहीं। कैसे नहीं देगी, इतना बड़ा देश है, उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा ज़्यादा तो मेहनत करना ही पड़ेगा ना। और उस टाइम वही भी हुआ, 1858 में उसने ध्यान दिया, नहीं दे रही थी तो बगावत हो गई थी, फिर भी धीरे धीरे बाद में हमारे नेताओं ने चालू किया, तो समय लगा 100 लगभग 99-90 साल का, लेकिन भारत आज़ाद हुआ। सब जगह और सदा इंग्लिस्तान के बादशाहों की सेवा में प्रवीण और परिश्रमी सेवक रहते आए हैं, परंतु उनसे बढ़कर कोई पुरुषार्थी नहीं हुए, जिनकी बुद्धि और वीरता से हिंदुस्तान का राज सरकार के हाथ लगा और बराबर अधिकार में बना रहा। मतलब हर देश से और इंग्लैंड से भी राजाओं ने बहुत अच्छी सेवा की, उनकी सेवा की, लेकिन देखो, महारानी से पुरुषार्थी लेडीज है, और उससे पुरुषार्थी कोई नहीं है। मतलब जिसने हिंदुस्तान को कंट्रोल किया है, देख रहे हो कितनी कितनी चापलूसी है। वायसराय भी अपनी महारानी की ही प्रशंसा कर रहा है। इस कठिन काम में जिसमें श्रीमती की अंग्रेजी और विदेशी प्रजा दोनों ने मिलकर भली भांति परिश्रम किया है, और श्रीमती के बड़े बड़े स्नेही और सहायक राजाओं ने भी शुभ चिंतन के साथ सहायता दी है। मतलब इतने सारे गद्दार हुए हैं, और प्रजा को कैसे पता होगा, वो तो तड़प रही है बेचारी, उस समय भी तड़प रही थी, और स्नेही बोल रहे हैं, चापलूसी होंगे। सहायक राजाओं ने भी शुभचिंतन के साथ सहायता दी, जिनकी सेना ने लड़ाई की मेहनत और जीत में श्रीमती की सेना का साथ दिया है। मतलब हमारी लक्ष्मीबाई को मार डाली और उनके साथ गद्दारी की, और उसके लिए उनको सम्मान दे रहा है। कितना अभद्र व्यक्ति है। जिनकी बुद्धिपूर्वक सत्यशीलता के कारण मेल के लाभ बने रहे,
और फैलते गए हैं, जिनका यहाँ आज वर्तमान होना, जो कि श्रीमती के राज राजेश्वरी की पदवी लेने का शुभ दिन है। क्या शुभ दिन है, देश पर और गुलामी जारी, ये शुभ दिन है। इस बात का प्रमाण है कि वे श्रीमती के अधिकार की उत्तमता में विश्वास रखते हैं और उनके राज में एका बने रहने में अपना भला समझते हैं। मतलब भले ही राज्य बढ़ा है, लेकिन एकजुट रहने में सब समझ रहे हैं। जितने भी गद्दार रहे हैं, पालतू राजा रहे हैं उनके, इंग्लैंड की महारानी के, तो आगे लिखते हैं, श्रीमती महारानी इस राज को जिसे उनके पुरखों ने प्राप्त किया और श्रीमती ने दृढ़ किया, एक बड़ा भारी पैतृक धन समझती हैं। अपने बाप से मिला है समझ रही है, ऐसा कह रहा है वायसराय, है ना, जो रक्षा करने और अपने वंश के लिए संपूर्ण छोड़ने के योग्य है और उस पर अधिकार रखने से अपने ऊपर यह कर्तव्य जानती हैं। मतलब भारत पर अधिकार है ये समझ रही है, और वो कर्तव्य, कैसा कर्तव्य, वो लोग कर्तव्य अगर समझते तो भारत में गरीबी इतनी क्यों लाते हैं, और क्यों उपनिवेश बनाकर तो तोड़ ही दिया पूरे भारत को। जो संपूर्ण रक्षा करने और अपने वंश के लिए संपूर्ण छोड़ने के योग्य है और उस पर अधिकार रखने से अपने ऊपर यह कर्तव्य जानती हैं कि अपने बड़े अधिकार को इस देश की प्रजा की भलाई के लिए यहाँ के रईसों के हकों पर पूरा पूरा ध्यान रखकर काम में लावें। प्रजा की भलाई करनी तो प्रजा पर ध्यान देना चाहिए, रईसों पर क्यों ध्यान देना है? ये क्या लॉजिक हुआ? रईस तो अपना अपना लूट के खाएंगे ना, प्रजा तो भूखी मरेगी। क्या कटाक्ष किया है इन्होंने। लेकिन इसलिए श्रीमती का यह राजसी अभिप्राय है कि अपनी पदवियों पर एक और ऐसी पदवी बढ़ावें जो आगे सदा को हिंदुस्तान के सब रईसों और प्रजा के लिए इस बात का चिन्ह हो कि श्रीमती के और उनके लाभ एक हैं। किनके लाभ? श्रीमती यानी कि इंग्लैंड की रानी के, और कौन? रईसों के। जनता तो मर रही है, और महारानी की और राजभक्ति और शुभचिंतन उन्हें उचित है। ये सब उचित नहीं है, इसीलिए तो भारत आज़ाद हुआ, लड़ाई की। क्या लिखा है, लेकिन मतलब कटाक्ष करने में हरिश्चंद्र जी महान हैं। वे राजसी घरानों की श्रेणियां जिनका अधिकार बदल देने और देश की उन्नति करने के लिए ईश्वर ने अंग्रेजी राज को यहाँ जमाया। मतलब अधिकार ही बदल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान ने अंग्रेजी राज यहाँ जमाया, जमने दिया है लोगों ने, आलसी राजाओं ने, है ना। प्रायः अच्छे और बड़े बादशाहों से खाली न थी। भारत के कई बड़े बड़े राजा उनके चापलूस थे, परंतु उनके उत्तराधिकारियों के राज्य प्रबंध से उनके राज्य के देशों में मेल न बना रह सका। कैसे रहेगा? राजा जहाँ का है वहाँ का ही तो वो खुद का प्रजा कंट्रोल कर पाएगा। किसी विदेशी को लाकर रख दोगे तो वो कैसे कंट्रोल करेगा? पेल स्किन वाला आदमी, सफ़ेद चमड़ी का आदमी भारत के आम नागरिक से कैसे बात करेगा, तालमेल कैसे बिठाएगा? इसीलिए तो वो अपने शासन को संभाल नहीं पाए। और क्यों संभालने लगे? हमें तो प्रज्ञा ही आने लगी थी। परंतु उनके उत्तराधिकारियों के राज्य प्रबंधन से उनके राज्य के देशों में मेल न बना रह सका। सदा आपस में झगड़ा होता रहा और अंधेर मचा रहा। क्यों नहीं झगड़ा मचेगा? हमारे देश के लोगों को तड़पाओगे तो सुख से कैसे रहोगे? किसी को भी तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है, और भारत वालों ने बहुत तकलीफ भोगा है, तो कोई सुख में कैसे रहेगा उस तकलीफ से? निर्बल लोग बलि के शिकार थे और बलवान अपने मद के इस प्रकार आपस की काट मार और भीतरी झगड़ों के कारण जड़ से हिलकर और निर्जीव होकर तैमूर लंग का भारी घराना अंत को मिट्टी में जल गया, और उनके नाश का कारण यह था कि उसके पश्चिम देश की उन्नति न हो सकी। उससे पश्चिम देश की उन्नति न हो सकी। मतलब जिसको उन्होंने अपना चापलूस बनाया, अपना शागिर्द बनाया या अपना सामंत बनाया, उसी को बाद में उन्होंने ख़त्म कर दिया। तैमूर लंग भी इसी का शिकार था, और अगर घमंड सर चढ़ जाए तो क्या क्या तबाह नहीं कर देता, वो यही उसका उदाहरण है। आजकल ऐसी राजनीति के कारण जिससे सब जात और धर्म के लोगों की समान रक्षा होती है, श्रीमती को हर एक प्रजा
अपना समय निर्विघ्न सुख से काट सकती। कैसे? नहीं काट पाई ना, कटाक्ष, लेकिन प्रजा तड़प रही है, उसको इन्होंने इन्वर्ट करके बताया कि निर्विघ्न सुख से काट रही है, भूख से मर रही थी प्रजा तब। सरकार के समभाव के कारण हर आदमी बिना किसी रोक टोक के अपने धर्म के नियमों और रीतियों को बरत सकता है। राजराजेश्वरी का अधिकार लेने से श्रीमती का अभिप्राय किसी को मिटाने या दबाने से नहीं है, वरन रक्षा करने और अच्छी राह बतलाने का। मतलब वो कह रही हैं कि दबा कर मिटाने से नहीं है, ये उसका उल्टा है। रक्षा न कर रही है न राह बतला रही है, अपने में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही थी। सारे देश की शीघ्र उन्नति और उसके सब प्रांतों के दिन वृद्धि होने से अंग्रेजी राज के फल सब जगह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। हाँ, दिख रहे थे, दुख, भूखमरी, गरीबी, अनाजों की चोरी, हत्याएं, वो तो हो ही रहे होंगे उस समय। हे अंग्रेजी राज के कार्यकर्ता और सच्चे अधिकारी लोग, यह आप ही लोगों के लगातार परिश्रम का गुण है कि ऐसे ऐसे फल प्राप्त हैं, और सबके पहले आप ही लोगों में मैं इस समय श्रीमती की ओर से उनकी कृतज्ञता और विश्वास को प्रकट करता हूँ। अब संबोधन कर रहे हैं राजाओं को। आप लोगों ने इस राज की भलाई के लिए उन प्रतिष्ठित लोगों से जो आपके पहले कामों पर नियत थे किसी प्रकार कम कष्ट नहीं उठाया है। मतलब आपके लिए तकलीफ झेल रही है, ऐसा कह रहा है वायसराय। और आप लोग बराबर ऐसे साहस, परिश्रम और सच्चाई के साथ अपने तन मन को अर्पण करके काम करते रहे हैं, जिससे बढ़कर कोई दृष्टांत इतिहासों में न मिलेगा। इससे ये दृष्टांत बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा? इतना घटिया दृष्टांत, देश तड़प रहा हुआ होगा और तकलीफ से जूझ रहे होंगे लोग, और ये बड़ा दृष्टांत, सबसे घटिया दृष्टांत ही रहा होगा। कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। बात तो सही, ये पॉइंट एक सही है कि सबको प्रसिद्धि नहीं मिल सकती, लेकिन जो प्रयास कर सकता है वो लोगों की भलाई, उपकार करने में, उसको वो चांस मिल सकता है। उसको ढूंढना पड़ेगा वो चांस, बस यही है। यह बात कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती कि अपने नौकरों के पदों को जल्द जल्द बढ़ाती जाए। अब देखो, ये नौकरी वाली बात है, नौकरी हर गवर्नमेंट नहीं दे सकती, यही बोल रहे हैं। परंतु मुझे विश्वास है कि अंग्रेजी सरकार की नौकरी में कर्तव्य का ध्यान और स्वामी की सेवा में तन मन को अर्पण कर देना, ये दोनों बातें निज प्रतिष्ठा और लाभ की अपेक्षा सदा बढ़कर समझी जाएंगे। हाँ, अपने लिए यूज़ करना है तो ये सब विचार तो उनमें भर नहीं होंगे, इंजेक्ट करना ही होंगे ना। यह बात सदा से होती आई है और होती रहेगी, कभी नहीं हुई थी। सदा से क्या, कॉलोनाइज कंट्री 200 साल पहले ही आए थे, तड़पा दिया, और सदा से ही होती आई है, ऐसा कह रहे हैं। और होती रहेगी कि इस देश के प्रबंध के बहुत से भारी भारी और लाभदायक काम प्रायः बड़े बड़े प्रतिष्ठित अधिकारियों ने नहीं किए हैं, वरन जिले के उन अफसरों ने जिनकी धैर्यपूर्वक चतुराई और साहस का संपूर्ण प्रबंध अच्छा उतरना सब प्रकार अधीन है। मतलब उस समय के जिला प्रबंधक, जिला को कंट्रोल करने वालों ने ही ये सब किया है। मतलब भारत को कमजोर करने के लिए इनका योगदान, ये ऐसा कुछ कह रहे हैं। श्रीमती की ओर से राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों के विषय में मैं जितनी गुणग्राहकता और प्रशंसा प्रकट करूं थोड़ी है, क्योंकि ये तमाम हिंदुस्तान में ऐसा सूक्ष्म और कठिन कामों को अत्यंत उत्तम रीति पर करते रहे हैं और करते हैं, जिनसे बढ़कर सूक्ष्म और कठिन काम सरकार अधिक से अधिक विश्वास पात्र मनुष्य को नहीं सौंप सकती। मतलब तुम सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र हो, ऐसा कह रहा है वो भी उन गुलाम राजाओं को। हे राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों, जो कमसिनी में इतनी भारी जिम्मे के कामों पर मुकर्रर होकर बड़े परिश्रम चाहने वाले नियमों पर तन मन से चलते हों, और जो निज पौरुष से उन जातियों के बीच राज्य प्रबंध के कठिन कामों को करते हों, जिनकी भाषा, धर्म और रीतें आप लोगों से भिन्न हैं,
मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने अपने कठिन कामों को दृढ़ परंतु कोमल रीति पर करने के लिए किस समय आपको इस बात का भरोसा रहे कि जिसमें आप लोग अपनी जाति की बड़ी कीर्ति को थामे हुए हैं और अपने धर्म के दयाशील आज्ञाओं को मानते हैं, उसी के साथ आप इस देश के सब जाति और धर्म के लोगों पर उत्तम के अनमोल लाभों को फैलाते हैं। क्या उत्तम है? अंग्रेज शासन। तो ये सब कह रहा है कि काम करो, हमारे लिए काम करो। उस पश्चिम की सभ्यता के नियमों की बुद्धिमानी के साथ फैलाने के लिए, मतलब पश्चिम की सभ्यता के नियम बहुत अच्छे हैं बुद्धिमानी के साथ फैलाने के लिए, जिससे इस भारी राज का धन बराबर बढ़ता गया। मतलब हमारे, देखो हमें ही तो वेल्थ मिल रहा है, तुम्हें कुछ मिले ना मिले, हमें तो धन मिल रहा है ना। हिंदुस्तान पर केवल सरकारी अधिकारियों का एहसान नहीं है, वरन यदि मैं इस अवसर पर श्रीमती की इस यूरोपियन प्रजा जो हिंदुस्तान में रहती है पर सरकारी नौकर नहीं है, यूरोपियन प्रजा आई थी उस समय लेकिन वो नौकर तो नहीं थे, इस बात का विश्वास कराऊं कि श्रीमती उन लोगों के केवल उस राजभक्ति की गुणग्राहकता नहीं करती जो वे लोग उनके और उनके हिंदुस्तान के साथ रखते हैं, किंतु उन लाभों को भी जानती है और मानती है। मतलब सब बेनिफिट्स जान रही हैं। ये कैसे हो सकता है? बहुत सारी चीज़ें तो हायर अप्स को पता ही नहीं होता। ये कटाक्ष लिख रहे हैं, क्या लिखते हैं कटाक्ष? जो उन लोगों को परिश्रम से हिंदुस्तान को प्राप्त हैं, तो मैं अपनी पूज्य स्वामिनी के विचारों को अच्छी तरह न वर्णन करने का दोषी ठहरूंगा। मतलब मेरी गलती होगी कि मैं उनके विचार नहीं समझा पाऊंगा, ये कह रहा है। इस अभिप्राय से कि अपने राज के इस उत्तम भाग को प्रजा को सरकार की सेवा या निज की योग्यता के लिए गुणग्राहकता दिखाने का विशेष अवसर मिले, श्रीमती ने कृपा पूर्वक केवल स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद वालों और ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अधिकारियों की ही संख्या ही में थोड़ी सी बढ़ती नहीं की है, किंतु इसी हेतु एक बिल्कुल नया पद और नियत किया है जो ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर कहलाएगा। एक सबसे टॉप का होगा नया पद, जिसको कहेंगे ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर। मतलब और अच्छे से शक्ति से कंट्रोल करने के लिए एक और शासक क्रूर। हे हिंदुस्तान की सेना के अंग्रेजी और देशी अफसर और सिपाहियों, आप लोगों ने जो भारी भारी काम बहादुरी के साथ लड़ भिड़ कर सब अवसरों पर किए हैं और इस प्रकार श्रीमती की सेना की युद्ध कीर्ति को थामे रहे, उसका श्रीमती अभिमान के साथ स्मरण करती हैं। और उसको स्मरण क्या करती होंगी, वो तो झूठी है ना, क्या स्मरण करना, उसको ऐसा ही समझ रही होंगी। श्रीमती इस बात पर भरोसा रख कर कि आगे को भी सब अवसरों पर आप लोग उसी तरह मिलजुल कर अपने भारी कर्तव्य को सच्चाई के साथ पूरा करेंगे, अपने हिंदुस्तानी राज में मेल और अमन चैन बनाए रखने के विश्वास का काम आप लोगों को ही सुपुर्द करते हैं। आप लोगों को कहाँ देंगे? टैक्स दो और लूट के ले जाएंगे हम लोग, ऐसा ही तो कह रही होंगी। तुम कुछ भी लपेट लो भारतवासियों को। हे वॉलंटियर सिपाहियों, आप लोगों के राजभक्तिपूर्ण और सफल यत्न जो इस विषय में हुए हैं कि इस शुभ अवसर पर हृदय से धन्यवाद पाने के योग्य हैं। क्या योग्य है? हाँ, चापलूसी करने के योग्य हैं। हे इस देश के सरदार और रईस लोग, जिनकी राजभक्ति इस राजा के बल को पुष्ट करने वाली है और जिनकी उन्नति के इसके प्रताप के कारण है, श्रीमती महारानी आपको यह विश्वास करके धन्यवाद देती हैं कि रानी धन्यवाद देगी यार, नहीं दे रही है, इस धन्यवाद नहीं दे रही है, इसीलिए तो तू बोल रहा है वायसराय कि यदि इस राज के लाभों में कोई विघ्न डाले या उन्हें किसी तरह का भय हो तो आप लोगों उसकी रक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं तैयार होंगे? तब तुम उनको दमन करोगे, शोषण करोगे तो होंगे। मैं श्रीमती की ओर से और उनके नाम से दिल्ली आने के लिए आप लोगों का जी से स्वागत करता और इस बड़े अवसर पर आप लोगों के इकट्ठे होने को
इंग्लिस्तान के राज सिंहासन की ओर आप लोगों की उस राजभक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण गिनता हूँ। हाँ, इतने सारे चापलूस बंदी राजा आए हैं तो उनको प्रमाण ही तो मानोगे। जो श्रीमान प्रिंस ऑफ वेल्स के इस देश में आने के समय आप लोगों ने दृढ़ रीति पर प्रकट की थी। श्रीमती महारानी आपके स्वार्थ को अपना स्वार्थ समझती। क्यों नहीं समझेंगी, क्यों नहीं समझेगी अपना स्वार्थ। भारत को तो लूट के ही ले गए और थोड़ा थोड़ा दे दिया, चिंदी चिंदी पैसा थोड़े थोड़े राजाओं को, तो क्यों नहीं समझेगी अपना स्वार्थ। और अंग्रेजी राज के साथ उसके कर देने वाले और स्नेही राजा लोगों का जो शुभ संयोग से संबंध है, उसके विश्वास को दृढ़ करने और उसके मेल जोल को अचल करने ही के अभिप्राय से श्रीमती ने अनुग्रह करके वह राजसी पदवी लिया। अनुग्रह करके क्यों ली हुई, छीन के लिए राजसी पदवी, जिसे आज हम लोग प्रसिद्ध करते, हम फेमस करेंगे उस पदवी को, हमारा काम है और कुछ काम नहीं है, ऐसा ही कह रहा है पायस राय। हाँ, हे हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की देसी प्रजा लोग, इस राज की वर्तमान दशा और उसके नित्य के लाभ के लिए आवश्यक है कि उनके प्रबंध को जांचने और सुधारने का मुख्य अधिकार ऐसे अंग्रेजी अफसरों को सुपुर्द किया जाए जिन्होंने राजकाज के उन तत्वों को भलीभांति सीखा है। मतलब हम तुमको नहीं देंगे, तुम तो भारत के हो, क्या पता अंदर से ही इन्फिल्ट्रेट कर दो, भारत को ही आज़ाद कराने की कोशिश कर लो, तो हम अंग्रेजी बुलाएंगे, ये ऐसा कह रहा है। जिनका बर्ताव राजराजेश्वरी के अधिकार स्थिर रहने के लिए आवश्यक है। देखो अगली लाइन में वही कह रहा है, अधिकार को स्थिर रखना है, मतलब भारत पर गुलामी बनाए रखनी है, इसीलिए अंग्रेज ही चलाएंगे। इन्हीं राजनीति जानने वाले लोगों के उत्तम प्रयत्नों से हिंदुस्तानी सभ्यता में दिन दिन बढ़ता जाता है और यही उसके राजकाज संबंधी महत्व का हेतु तथा नित्य बढ़ने वाली शक्ति का गुप्त कारण है। शक्ति कम होने का गुप्त कारण है, गुप्त नहीं खुला कारण है, कोई गुप्तता नहीं है इसमें। इन्हीं लोगों के द्वारा पश्चिम देश का शिल्प, सभ्यता और विज्ञान, जिनके कारण आज दिन यूरोप लड़ाई और मेल दोनों में सबसे बढ़ बढ़कर है। क्यों नहीं बढ़ेगा? देखो उस समय हरिश्चंद्र जी ने ही ये पता लगा लिया था कि भारत को लूट लूट कर ज़्यादा चीज़ों में निवेश करके ही विज्ञान की उन्नति करवा रहे हैं। उस समय ही तो इंजन बना था, वो कहाँ से इतना सारा खर्चा तो भारत से ही गया होगा ना, जेम्स वाट ने जब बना लिया था। बहुत दिनों तक पूरब के देशों में यहाँ वालों के उपकार के लिए प्रचलित रहेगा, वो कह नहीं रहा होगा, वो इन्होंने गिनवाया है कि देखो तुम्हारी कमजोरी के कारण वो लोग बढ़ गए हैं और अपना श्रेय खुद ले रहे हैं। परंतु हे हिंदुस्तानी लोग, आप चाहें जिस जाति या मत के हों, यह निश्चय रखिए कि आप इस देश के प्रबंध में योग्यता के अनुसार अंग्रेजों के साथ भलीभांति काम पाने के योग्य हैं। मतलब अंग्रेजों के साथ में लिख रहे, नीचे ही काम करने देते थे, कभी तो बड़ी पदवी दी ही नहीं, और ऐसा होना पूर्ण न्याय भी है। इंग्लिस्तान तथा हिंदुस्तान के बड़े राजनीति जानने वाले लोग और महारानी की राजसी पार्लियामेंट व्यवस्थापकों ने बार बार इस बात को स्वीकार भी किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस बात को अपने सम्मान और राजनीति के सब अभिप्रायों के अनुकूल होने के कारण माना है। क्यों नहीं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वही अंग्रेज सरकार ही थी, तो क्यों नहीं मानेगी? इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वर्षों में हिंदुस्तानियों की कारगुजारी के ढंग में मुख्यतः बड़े बड़े अधिकारियों के काम में पूरी उन्नति देखकर संतोष प्रकट कर रही है। मतलब भारत को अच्छे से लूट रहे हैं तो उनको देखकर संतुष्ट नहीं होगी क्या? इस बड़े राज्य का प्रबंध जिन लोगों के हाथों में सौंपा गया है, उनमें केवल बुद्धि ही के प्रबल होने की आवश्यकता नहीं है, वरन उत्तम आचरण और सामाजिक योग्यता की भी वैसी ही आवश्यकता है। मतलब हमारे आचरण में ढलने की आवश्यकता है, उत्तम की जगह निकृष्टता ही भरी जाएगी उनमें। इसलिए जो लोग कुल, पद और परंपरा के अधिकार के कारण आप लोगों में स्वाभाविक ही उत्तम हैं,
वो तो उत्तम तो बहुत लोग थे उस समय, उन्हें अपने को और अपने संतान को केवल उस शिक्षा के द्वारा योग्य करना आवश्यक है जिससे कि वे श्रीमती महारानी राजराजेश्वरी की गवर्नमेंट की राजनीति के तत्वों को समझें और काम में ला सकें। मतलब कि शिक्षा नीति ही ऐसी कर देनी है कि वो गुलाम शिक्षा से ही हो जाएं। और काम में ला सकें इस रीति से उन पदों के योग्य हों जिनके द्वार उनके लिए खुले हैं। द्वार इसलिए खुले हैं कि द्वार तक ही सीमित रहें, द्वार के अंदर जाकर काम न करें बल्कि उनके नीचे काम करें। यही तो है ना सीमितता।